नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी विंध्य में किसकी विजय। जी हां, मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता सीटों के गोला भाग में लगे हैं। उम्मीदवारों की जीतने को लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को विंध्य इलाके में सीटों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि अब कांग्रेस नेता अजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बढ़त विंध्य क्षेत्र से ही मिलेगी, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अजय सिंह के दावे में कितना दम है और विंध्य में अब की बार किसकी विजय होगी। अब चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने विंध्य को लेकर किया ऐलान। नतीजों से पहले विंध्य पर घमासान। मध्य प्रदेश का विंध्य वो इलाका है जिसने इसे जीता, मानो सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा हुआ है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने इस इलाके की 30 सीटों को जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी, खासकर कांग्रेस ने। लेकिन अब वोटिंग के बाद कांग्रेस ने विंध्य को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा है कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त विंध्य क्षेत्र से ही मिलेगी। अब उनका ये दावा कितना सटीक बैठेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस को विंध्य से काफी उम्मीदें हैं। बदलाव की एक हवा है और उस बदलाव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण बन चुका कि विंध्य में 6 सीटें थी, यदि सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी एक अंचल में तो विंध्य में। अब अजय सिंह भले ही ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन उनके बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस को विंध्य की जनता इस बार भी सबक सिखाएगी और पिछली बार की तरह बीजेपी को ही विंध्य में सफलता मिलना तय है। देखिए, विंध्य की जनता ने पिछले चुनावों में ही कांग्रेस पार्टी को खारिज करने का काम किया था। अजय सिंह समेत जितने भी उनके वहां दिग्गज नेता थे, सभी को मुंह की खानी पड़ी थी। इन चुनावों में भी विंध्य की जनता पूरी तरीके से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों वाली सरकार को ही मध्य प्रदेश में पुनर्स्थापित करना है और उसी संकल्पना को रख करके विंध्य की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। हम देखेंगे कि विंध्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक स्तर पर सीटें मिलेंगी और सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विंध्य का रहेगा। विंध्य पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। पिछले चुनाव में यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, तो महज 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। हालांकि इस बार की परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि बीजेपी के बागी नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी बनाकर यहाँ से चुनाव लड़ा है। अब उन्होंने बीजेपी को कितना नुकसान पहुँचाया और क्या इसी गुणाम भाग को लगाकर कांग्रेस यहाँ बढ़त लेने की बात कर रही है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका। और विंध्य वो क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक माना जाता है, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी के समय की बात हो, कांग्रेस या बीजेपी। और पिछले चुनाव में अगर बीजेपी बहुमत के पास पहुंच पाई थी तो विंध्य का ही एक बड़ा कारण था उसमें, और अगर कांग्रेस बहुमत से थोड़ा सा दूर रह गई थी तो उसमें भी विंध्य का बड़ा योगदान था। तो इस बार जो कांग्रेस दावा कर रही है, अजय सिंह को भी आपने सुना होगा, तो विंध्य कितना महत्वपूर्ण है और क्या कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं विंध्य से वो इस बार पूरी होती नजर आ रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि अजय सिंह जी ने कुछ कहा, उसका उसमें कोई तर्क नहीं दिया उन्होंने किस वजह से वे मान के चल रहे हैं बढ़त मिल सकती है या वोट अच्छा मिल सकता है कांग्रेस को। एक बात जो कही जा रही है कि नारायण त्रिपाठी ने छोड़ दिया और वो जो हैं वो बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के, मतलब वो तो खैर अपनी पार्टी बना चुके हैं तो अब बातें खत्म हो गई। लेकिन ये है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। कोई भी इस बारे में कोई विशेष तर्क कहीं से भी नहीं आ पाया है। अगर नारायण त्रिपाठी
का प्रभाव इतना अधिक है तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या कांग्रेस को, ये भी नहीं समझ में आता। बिल्कुल। बहुत सी बात तो ये है कि ये अभी भी सभी लोग हवा में लट फैला रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऐसा लगता है। ये बात जरूर है कि जितने भी सर्वेज अभी तक आए हैं उनमें विंध्य से काफी कांग्रेस को बढ़त मिलने की बात कही गई है। वो चंबल से भी कही है, ग्वालियर से भी कही गई है, लेकिन इसको आप कितना सीटों में कितना वो कन्वर्ट होता है, तो क्यों मतलब कैसे, क्यों और कैसे ये होगा, इसका अभी तक किसी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया जी। तो देखने वाली बात यह है कि दावे तो आखिर दावे हैं। बीजेपी से आप उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि भाई आक्रामक रहे और बराबर कहे कि नहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। हर बार वो चीज़ कितनी मायने रखती है, क्योंकि बीजेपी को आपने कभी भी आक्रामक रूप में जब भी देखा है तब आक्रामक रूप में देखा है, तो और वो कई बार असफल होने के बाद में भी आक्रामक बनी रही है। तो ये तो अब स्वभाव बन गया मतलब उनकी पार्टी के कैंपेन का। तो उससे को देखते हुए हम लोग ये फिलहाल कहने की स्थिति में नहीं है कि विंध्य का क्या नतीजा होगा, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि भाई अभी कुल मिला के 2-3 हफ्ते बाकी हैं, 2 हफ्ते बाकी हैं, और अब तो कुछ बदल नहीं सकता। जो होगा सो सब सिमट चुका है जी ईवीएम। तो अब तो इंगारी करना बेहतर होगा दिसंबर 3 तारीख तक। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस विंध्य से इतनी उम्मीद थी, कमलनाथ की भी कसक थी कई बार कि विंध्य ने हमको धोखा दे दिया, नहीं तो हमारी सरकार होती, और उन्होंने इनडायरेक्ट अजय सिंह पर भी एक तरह से ब्लेम किया था। अजय सिंह का हमने देखा था कि जब विंध्य में ओबीसी सम्मेलन किए गए तो अजय सिंह को उससे दूर रखा गया था। तो आखिर कांग्रेस के इस दावे का आधार क्या हो सकता है? जैसा आपने भी कहा कि उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है और कांग्रेस ने उतनी मेहनत भी विंध्य में नहीं की। हाँ, ये बात भी सही है, और खुद अजय सिंह भी हार ही गए थे, तो अब ये भी कहा जा सकता है कि आपसी फूट की वजह से भी हार गए। उन्होंने तो खुद कहा भी था किसी के बारे में कि भाई उनको हटा दिया जाना चाहिए पार्टी से, जो जिनको वो मानते थे कि उनके हारने का कारण बने हुए। बहरहाल ये है कि आज की परिस्थिति में उस बात को लेकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। अभी जो तैयारियां हुई हैं और जो भी कहें कांग्रेस के विपरीत तो वातावरण थोड़ा बहुत जा रहा, सॉरी बीजेपी के विपरीत थोड़ा वातावरण जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल। तो वो उम्मीद तो कांग्रेस को करनी चाहिए, उम्मीद करने में क्या दिक्कत है जी। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि दावों में कितना वजन है ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। और हाँ, उम्मीद तो सभी को रखनी चाहिए, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। तो ब्रजेश जी, उम्मीद तो है, हालांकि जो कुछ होना था वो 17 तारीख को हो गया और 3 दिसंबर को क्लियर होगा कि क्या हुआ है। ये बदलने से तो रहे जी। और कई सारी चीज़ें हुई कि अगर सीधी पेशाब कांड की बात कर लें, जिसके बाद केदार शुक्ला का टिकट काटा गया, रीति पाठक को चुनाव लड़ा गया, वो बागी हो गए। नारायण त्रिपाठी के सबको पता था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी उनको भाव नहीं दिया। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, उम्मीदवार खड़े करने का प्रयास किया, और इसके बाद भी हमने देखा उतना मेहनत कांग्रेस ने वहाँ की नहीं है। इसके विपरीत हमने देखा आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दाव पे लगाया। महारानी अग्रवाल की बात कर लें हम, उसके बाद केजरीवाल हो, भगवत मान ने कई सारे वहाँ दौरे किए, बीजेपी ने भी उसको प्राथमिकता में रखा विंध्य को, तमाम सारे बड़े नेताओं ने वहाँ पे डेरा डाला था। तो आपको लग रहा है कि अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया, 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं कि कई सीटों में महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो ये किस ओर जाता दिख रहा है? और जो कांग्रेस के दावे हैं, जो अजय सिंह के दावे हैं, वो कहाँ खड़े दिख रहे हैं धरातल पर? देखिए, हमेशा हमने देखा है कि विंध्य ने चौंकाया है। विंध्य वो राजनीतिक सियासत की वो भूमि है जिसने सबको पाला पोसा है, चाहे हम कहें भाकपा, माकपा, भाजस के भी वहाँ से जीते थे पहली बार जब मोम भारती ने पार्टी बनाई थी, चाहे कम्युनिस्टों की बात हो, चाहे हम लोहिया जी के, बसपा का पहला सांसद देश में, बिल्कुल बसपा का पहला सांसद देश में 1991 में रीवा से गया। इसके बाद हमने देखा कि 3 बार बसपा से सांसद वहाँ से चुने गए। दिग्गज नेता वहाँ के अर्जुन सिंह को भी 1996 में बसपा के ही सुखलाल कुशवाहा ने हरा दिया था। तो आप देखिए कि रीवा में सबको संरक्षण दिया गया है। शायद यही वजह रही है कि राजनीतिक चेतना वहाँ की ज़्यादा है। तो आम आदमी पार्टी का, जिसका आपने जिक्र किया,
तो पहली बार अभी केजरीवाल को, भगवत मान को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रवेश का कोई रास्ता है तो वो विंध्य से जाता है अन्य राजनीतिक दलों के लिए। उनका महापौर सिंगरौली से ही रानी बिल्कुल, तो वो भी एक कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहाँ से एक उम्मीदवार हमारा चला जाए या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 1-2 हम भी दे सकें तो मध्य प्रदेश में पैठ जमा सके, क्योंकि विंध्य ने सबको सब कुछ दिया है। और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार वहाँ जब हम देख रहे हैं कि 93 से बीजेपी ने ओबीसी को साथ कर, जो बड़ी जातियां थी हमने देखा है वो किस तरह से कांग्रेस के पाले में चली गई थी आज़ादी के बाद से, और फिर बीजेपी ने जिस तरह से 90 के बाद से वहाँ पैर पसारना शुरू किया तो 93 के बाद से वो लगातार वहाँ सफल होती रही है ओबीसी की दम पर। और दिग्गज भी, जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज थे, वो दिग्गजों की एक तरह से कमी महसूस हुई। श्रीनिवास तिवारी के बाद कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा, वो कोई ताकतवर लीडर कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाई। उनके समकक्ष उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी पर दाव लगा, तब तक ठीक रहा, लेकिन उनके नाती को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। आप देखिए तो कोई एक जातिगत आधार का भी वहां पे बड़ा एक महत्व है। चाहे अजय सिंह को उतना बल नहीं मिल पाया 15 माह की सरकार में देख लीजिए, चाहे सरकार के बाद वो खुद काम मांगते नजर आए, तो एक तरह से जो अगड़ी जाती है प्रतिपक्ष के रूप में जो छाप छोड़ सकते थे उनके साथ जो कुछ हुआ विधानसभा में, बार उन्होंने कहा तो हमने देखा कि किस तरह से असर हुआ। और जो विंध्य में एक तरह से बीजेपी चाहे राजेंद्र शुक्ल के माध्यम से हो चाहे ओबीसी वर्ग को साधते हुए लगातार वहां पे इजाफा करती रही है। 2018 की बात करें हम तो आप देखिए कि सर्वाधिक वहां से सफलता मिली, 24 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को 6 सीटें, अन्य को किसी को वो नहीं दिया विंध्य ने पहली बार, जबकि वहां से बसपा सपा और जूझती रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा क्षेत्र था। तो जब भी उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, एक तरह से वहां पर उनको मदद मिलती रही है। और विंध्य से आप देखेंगे कि बसपा और सपा के विधायक आते रहे। लेकिन पिछली बार यूपी में आप देखिए कि बीजेपी की सरकार थी तो कोई लाभ नहीं मिल पाया और वहां पे समाजवादी पार्टी या बसपा कोई छाप नहीं छोड़ पाई। तो इस बार जो मतदान प्रतिशत है तो कांग्रेस ने, जो आपने कहा कि जोर उतना लगाया नहीं है। विंध्य में जिस तरह से कांग्रेस दाव चलना चाहती थी, कमलेश्वर पटेल के माध्यम से वो कोशिश कर रही थी, उनको स्टार प्रचारक भी बनाया, लेकिन क्या वो उतने बड़े नेता या लीडर स्थापित हो पाए हैं क्या, विंध्य के सबसे बड़ा सवाल है। क्या ओबीसी का लीडर उनको स्थापित करने की जो कोशिश कर रही थी कांग्रेस, उसमें सफल हो पाई है? निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा संदेह है कि वो पिछला अजय सिंह ने अपनी हार का इशारा भी उनके एक तरह से ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया था। जिस तरह से दाव हम देख रहे थे कि कोई ब्राह्मण चेहरे को वो आगे बढ़ाना चाहती है। नारायण त्रिपाठी पे हमने देखा कि जिस तरह से 15 माह की सरकार थी और नारायण त्रिपाठी का एक पैर बीजेपी की तरफ था, दूसरा पैर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की नाव में सवार था। तब ऐसा लग रहा था कि नारायण त्रिपाठी पे कांग्रेस दाव चल सकती है, उनको अपने पाले में ले सकती है और एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा बन सकते हैं वहां पे, और एक जरूरत भी है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई है। या नारायण त्रिपाठी के जो वक्तव्य थे या जिस तरह से उन्होंने दोनों नाव में सवारी करने की कोशिश की, शायद वो भी उसका एक कारण बना कि कांग्रेस ने भी एंड टाइम पर उनसे पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया। तो अब नारायण त्रिपाठी तो खुद अपनी सीट पे फंसे हुए हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबले में उलझ गए हैं और उनके पास भी उनके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो उनकी विंध्य पार्टी को कितना समर्थन मिल जाएगा, जबकि जो आंदोलन ने छेड़ा था उस पर ऐसा कोई समर्थन किसी तरह से विंध्य के नेताओं की तरफ से नहीं मिला है। तो वो कितना असर डाल पाएंगे? मुझे लगता है कि वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी के रूप में रह जाएंगे। उन्होंने इस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं कि बीजेपी को नुकसान हो, लेकिन वो कितने नुकसान पहुंचा पाते हैं ये भी देखने की बात होगी। तो विंध्य में जो मैं देख रहा हूं कि जो कोशिश हो रही है तीसरे मोर्चे की, वो कोशिश भी इस बार विंध्य ने, क्या साफ संकेत है कि इस बार भी विंध्य किसी तीसरे दल को वहां से मौका देगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। कांग्रेस के पास वहां खोने को कुछ नहीं है, यदि जितना भी है वो पा सकती है, क्योंकि 6 सीटें थी उसकी, 6 से वो कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा जीत ले। लेकिन क्या उसके पास ऐसा कोई लीडर था, जो कि हमने देखा कि वहां उस तरह से प्रचार अभियान पे भी जोर नहीं दिया गया। प्रियंका राहुल गांधी खड़गे के भरोसे रहे। राहुल की जो बात कर रहे हैं हम, अजय सिंह राहुल भैया की, वो भी अपनी सीट तक रहे, क्योंकि उतनी जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं। या ये कह सकते हैं कि पार्टी ने उन पर उतना भरोसा जताया नहीं, उतनी जिम्मेदारी दी नहीं कि वो अपनी सीट के साथ साथ दूसरी सीटों पर भी फोकस कर सकते। और वैसे भी वो एक बार हार चुके थे, तो उनका पूरा फोकस अपनी सीट पर रहा और एक लोकसभा चुनाव भी हार चुके थे। नायडू जी, हमने देखा है कि विंध्य में हम बात कर रहे हैं कि इस बार बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विंध्य में आदिवासी भी बहुत सारे हैं, कई सीटें अध्यक्षी थे, और इसके साथ ही ब्राह्मण राजनीति हमने देखी, बसपा का अपना प्रभाव है
और ऐसे में फिर बीजेपी कांग्रेस की अपनी राजनीति, क्योंकि आदिवासियों को साधने का भरपूर प्रयास किया गया, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, कई सारी घोषणाएं की गई। दलितों के लिए जो हमने देखा सागर के पास जो मंदिर की बात हुई रविदास की, तो ये माना गया कि उसके सहारे वो बुंदेलखंड और विंध्य के जो दलित हैं उनको साधने का प्रयास करेगी। तो ये जो पूरा घालमेल इस चुनाव में होता दिखा है, तो वो जो वोट आपको लग रहा है कि किसी एक पार्टी के पास इंटैक्ट रहेगा उसका अपना वोट बैंक, या उसमें सेंध लगने की आशंकाएं हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ये जो प्रयोग नया हुआ है इसको तो बड़ी उत्सुकता के साथ में देखा जा रहा है कितना कामयाब हो सकता है बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। जी, इसमें एक खास बात तो मुझे लगती है कि बीएसपी की जो अभी अवस्था है, पिछले इलेक्शन के बाद से अभी तक की जो अवस्था है, उसमें उसको बीजेपी की बी टीम के तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल। और वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होगा, क्योंकि देखिए होता ये है कि अगर सिर्फ वोट काटने का ही काम करने के लिए वहाँ खड़ी हुई है वो, तो फिर तो लोग अगर समझ जाते हैं। देखिए, विंध्य की जनता वो नहीं है जो आमतौर पे इस तरह की चीज़ों को गौर से नहीं देख पाती। विंध्य में काफ़ी जागरूकता है राजनीति को लेके। तो अगर ये महसूस हो गया वहाँ के लोगों को कि भाई नहीं, ये तो वोट काटने का इंतजाम है और कांग्रेस को हराने के लिए ये सब हो रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए हो रहा है, और अगर उसके विपरीत भावना बन गई उनकी, तो फिर उसका कोई फायदा होगा नहीं। ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई आदिवासी वोट है, जहाँ जितने वोट हैं वो सारे किसी पार्टी को मिल जाए, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। तो इसमें एक बात जरूर है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद अगर लग रही होगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा ताज्जुब की बात है, क्योंकि वो इलाका, जैसे मैंने पहले, आप सभी लोग भी पहले भी कह रहे हैं, सभी लोग हम लोग कहते हैं कि विंध्य जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय भी है और सक्षम भी है। तो इसमें अगर मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि अजय सिंह ने जो कहा उसका कोई सार्थक उन्होंने दावे में अपने कोई वजन डालने की कोशिश नहीं की, इसलिए उस बात को लेके बार बार शंका होती है कि आखिर वो बात कितनी वजनदार है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का बीजेपी का सवाल है, अगर वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है तो विंध्य प्रदेश में क्यों ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे प्रदेश में हो और वहाँ नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि मध्य प्रदेश अपने आप में एक प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश एक कोलाज है 4-5 स्टेट्स का मिला के। बिल्कुल। और हर एक की तासीर अलग है और सबकी एक लोकल आइडेंटिटी है और वो बनी रही है। इस बार एक चीज हम लोगों ने अनदेखी की है, वो ये है कि प्रियंका गांधी ने जब वहां प्रचार किया सतना सीधी वगैरह में, सतना में नहीं सीधी में किया, सीधी में, जी, वो काफी आक्रामक था। देखिए, एक तो अगर कोई सक्रिय रूप से आक्रामक ढंग से अगर प्रचार कोई कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो प्रियंका गांधी करें। अब उसमें कितना वजन लोगों को नजर आता है या कितना वो खींच पाती हैं अपनी तरफ से लोगों को, वो अपनी एक बात अलग हो सकती है। लेकिन अगर देखिए, स्वभावतः कांग्रेस जो है वो उतनी आक्रामक नहीं थी जितनी बीजेपी रही है। खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो कुछ कहा है, क्योंकि अभी तक बड़े मधुर रिश्ते माने जाते थे कि ठीक है पार्टी छोड़ गए आप। हाँ, देखिए, उसमें खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी तरफ से थोड़ा आक्रामक ढंग से कांग्रेस पे हमला किया था, और उसको ये देखा जा रहा है कि उनके जो वहाँ पे बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको खुश करने की नीयत रही होगी, और ये बात अपनी जगह अलग है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर आज की हैसियत को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सक्षम है पार्टी को आगे खींच कर ले जाने में। ठीक है, आक्रामक हैं, लेकिन उस आक्रामकता का जवाब किसी को देना था और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने दिया, और मैं समझता हूँ उसमें काफी तार्किक ढंग से प्रियंका ने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ वहाँ तो वो काफी निगेट कर चुकी हैं सिंधिया जी को, लेकिन वहाँ उनका कुछ है भी नहीं। खुद ग्वालियर स्टेट का चंबल का जो इलाका है उसमें भी सिंधिया को काफी निगेट किया गया है। तो कुल मिला के बड़ी उत्सुकता तो है इस बात को लेके कि भाई आखिर क्या विंध्य प्रदेश में होगा और क्या ग्वालियर चंबल में होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल और विंध्य प्रदेश के बारे में बार बार जो सर्वेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ मिलना है कांग्रेस को तो इसी इलाके से मिलना है। बिल्कुल। अब उसके पीछे जो एजेंसीज होती हैं, सर्वे करने वाली एजेंसीज या जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक तर्क नहीं दे पाते।
बिल्कुल। तो ब्रजेश जी राजनीतिक तर्क नहीं दे पाते, लेकिन जो राजनेता हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, तो किसके दावे में कितना दम ये तो पता लग जाएगा। लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए था और बीजेपी के लिए वहाँ बचाने के लिए बहुत कुछ था। तो क्या आपको लगा बीजेपी ने उतना प्रयास किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा टिकट पार्टी ने वहाँ काटे नहीं हैं। कई सारे उम्मीदवार थे, जैसे नागेंद्र सिंह गुड़ की बात कर ले, उम्र के कारण उन्होंने कहा था चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन उनको 80 साल की उम्र में दोनों नागेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। केदार शुक्ला जिस प्रकार नाराज थे, विधानसभा अध्यक्ष खुद वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में फंसे हुए हैं। देखिए मनोज जी, यदि बीजेपी को कहीं नुकसान होने का डर था तो वो एक बिंद था, क्योंकि सर्वाधिक समर्थन मिला आपको, 30 में से 24 सीटें दी थी। यही वजह है कि चित्रकूट में देखिए मोदी जी कार्यक्रम करते हैं, लगातार वहाँ दौरे करते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की सभाएं क्यों वहाँ कराई जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये कोशिश कर रही थी कांग्रेस कि जो उसको वहाँ पे मुकाबले में ला सके और वापस अपनी सीटें हासिल कर सके, क्योंकि कांग्रेस वो सीटें भी हार गई थी जिनकी संभावनाएं नहीं थी 2018 में। चाहे वो चुरट की सीट की बात करें, किसी ने भी संभावना नहीं जताई थी कि अजय सिंह राहुल भैया हार सकते हैं। अर्जुन सिंह के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं और उनका इतना वर्चस्व है, एक छत्रप के रूप में उनको पहचाना जाता है। क्या वो हार सकते हैं? उनको हरा देता है। हाँ, और एक नया लड़का उनको हरा देता है। तो मैंने कहा ना कि बिंद हमेशा चौंकाता है। तो आपने देखिए दिग्गजों को भी उसने कई बार हराया है, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी वहां पे कोशिश कर रही है कि 24 से निश्चित तौर पर उसको घाटा ही होगा, बढ़त तो यहाँ संभावना कम है, क्योंकि जितना उसको मिल चुका था वो अति थी। मतलब बिंद का जो मतदाता जितना जागरूक है उस अनुसार हम देखते हैं कि उसने एक बार दांव चल दिया। तो वही कोशिश है कि बीजेपी चाहती है कि हम खासतौर से जब मंत्रिमंडल में वहाँ इतना पर्याप्त स्थान नहीं मिला, इसको लेके भी नाराजगी था। हालांकि राजेश शुक्ला को बनाकर उसको बाद में कोशिश की गई है। आपने कहीं ना कहीं आपका डर था ना, 2 सांसदों को उतारा ही इसलिए, चाहे रीति पाठक हो चाहे गणेश सिंह हो, कि वो जो नाराजगी है बिंद में उसको दूर की जा सके। आप देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद, विधानसभा अध्यक्ष का जलवा हमने श्रीनिवास तिवारी का भी देखा, लेकिन वो जलवा बिंद में हम गिरीश गौतम को कायम करते नहीं देख पाए। यही कारण कि त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। खुद भतीजे से वो टक्कर ले रहे हैं जो उनको पंचायत चुनाव में उनके बेटे को परास्त कर चुके हैं। तो बीजेपी की हालत वहां निश्चित तौर पर नाजुक है और यही वजह है कि बीजेपी ने लास्ट टाइम तक जोर लगाया है। चाहे बिंद में शिवराज सिंह चौहान की सभाएं देख लीजिए, चाहे बिंद में हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी के 2 बार दौरे हुए। क्यों हुए? बिंद में जो बीजेपी को मिला है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी लगातार, और इसी कारण से दिग्गजों को उतारा है। अब वो कितना माहौल बना पाएंगे? जैसे गणेश सिंह एक तरह से प्रचार करते हैं कि वहां के क्षेत्र में लोगों ने एक तरह से ऐसा प्रचार किया कि वही सीएम बनने वाले हैं। तो एक सीएम बनने वाले जो दिग्गजों को कि भाई बिंद से भी कोई सीएम बन सकता है, तो ये कोशिश की गई है ना। रीति पाठक को भी उतार कर ये कोशिश की गई, और जो पेशाब कांड हुआ था वो बिंद में ही हुआ था, उसको नहीं भूल सकते हम। तो उसका भी एक नुकसान बीजेपी को लगता है कि वहां हो सकता है। इसलिए जो कह रहे हैं नागेंद्र सिंह गुड़ की बात कर लो, जो आदिवासी भी नाराज है और ब्राह्मण भी नाराज है। आप वो शुक्ल खुद ही निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो वो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। तो वहां पे जो आदिवासी भी आपसे नाराज हो गए, ब्राह्मण भी आपसे नाराज हो गए, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इस वजह से आप देखिए रीति पाठक को मैदान में उतारा गया ताकि वो वर्ग भी सद सके। तो अब ये अपनी रणनीति में कितनी सफल होती है बीजेपी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि 24 सीटें मिली हैं तो कम से कम नुकसान हो और मोदी के नाम पर कम से कम उसकी भरपाई की जा सके। और कांग्रेस ने हमने देखा है प्रियंका गांधी को वहां उतार कर, हालांकि जो कह रहे थे नायडू जी, सिंधिया पर वहां बार करने से, सिंधिया को वहां मुद्दे से मुझे नहीं लगता बिंद में कोई असर होगा। वो सिर्फ एक असर एक बेल्ट में कर सकता है, ग्वालियर चंबल में। सिंधिया कोई वहां पे मुद्दा नहीं है बिंद में, बिंद से कोई टूट के आया नहीं था। लेकिन एक मैसेज ये था ना कि गांधी परिवार की जो सिंपैथी थी अभी तक की, प्रियंका गांधी भी उसी लेवल पे बार कर सकती है जिस लेवल पे बीजेपी के नेता करते हैं। मुझे लगता है कि बिंद का मतदाता जो जागरूक है, हमने देखा है पिछली बार माई के लाल का असर ग्वालियर चंबल में दिखा था, लेकिन बिंद में नहीं दिखा था मनोज जी। बिंद में उस मुद्दे को इतनी तवज्जो नहीं मिली और बीजेपी को समर्थन मिला। ये तो हमने किसान गोलीकांड का भी देखा कि उसी मंदसौर में एक सुवासरा सीट कांग्रेस जीत पाई थी, हरदीप सिंह डंग, वो भी बहुत मुश्किल। तो इस बार बिंद में जो आम आदमी पार्टी हो चाहे गोंडवाना बसपा का गठबंधन हो, ये कितना वोट काट पाएंगी, कितना असर डाल पाएंगी, हार जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि इन्होंने वोट काटने में सफल रहे अपनी रणनीति में, आम आदमी पार्टी ने दीवार से घुसपैठ करने की कोशिश की, हो सकता है वो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा दे और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है। आमतौर पर देखते हैं कि बसपा के मैदान में होने से, गोंडवाना के मैदान में होने से या आम आदमी की पार्टी के मैदान में होने से कांग्रेस को नुकसान होता है। और रीवा में जब मतदाता जागरूक है, कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे देखने की बात। आप बागियों को छोड़िए,
और अपने क्षेत्र के जो बसपा सपा के लोग हैं मजबूत, उनको मजबूत करिए, तो शायद हो सकता है कि बीजेपी ने इस रणनीति पे काम किया हो। अब नतीजे तो 3 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल तो समय की कमी है। बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका। तो निश्चित तौर पर विंध्य में किसको विजय मिलेगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बनाने में एक समय जो भूमिका मालवा निमाड़ की 66 सीटों की हुआ करती थी, उसी पोजीशन में पिछले चुनाव के बाद विंध्य भी आ गया। अब विंध्य बीजेपी की झोली भरता है या कमलनाथ को खाली हाथ रखता है, इसके लिए हमको 3 तारीख का इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।